स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। और आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं क्लास 9th का जो आपका त्रैमासिक एग्जाम होने वाला है, त्रैमासिक परीक्षा। तो चलिए उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं, जहाँ यही से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन छपने वाला है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या क्या है कि कहानी का प्लॉट पाठ के लेखक कौन है। कहानी का प्लॉट जो है इसके लेखक कौन है, उसका ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करना है। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि इसके लेखक है शिव पूजन सहाय। कौन है? शिव पूजन सहाय। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद कैसे करना है ये देखिए। देखिए कहा है चैप्टर का नाम की कहानी का प्लॉट। प्लॉट मतलब क्या होता है बच्चों? तो वह होता है जमीन। जमीन आप एक चीज देखते होंगे कि जिसे जमीन से ही बनाकर जमीन पर किया जा सकता है। यानी कि अगर आप चाहे तो भगवान शिव की पूजा जमीन से ही बनाकर, यानी कि शिवलिंग को बनाकर जमीन पर ही इनका पूजा कर सकते हैं। जमीन पर ही इनका पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा भी होगा, जैसे भगवान राम ने किया था। और इसको कहाँ करते हैं? तो जमीन पर करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? तो भगवान शिव की पूजा हम लोग कर सकते हैं प्लॉट से। इसलिए हम लोग याद रखेंगे शिव पूजन सहाय। शिव की पूजा हम लोग कर सकते हैं प्लॉट से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपको आगे भी याद हो। और सभी प्रश्नों को मैं याद करवाते चलूंगा। आप लोग कमेंट में भी आंसर सबका लिखते चलिए। देखिए रैदास किस काल के कवि थे? रैदास जो है यह थे बच्चों भक्ति काल के कवि। जितने भी दास लोग होते हैं सब जो है वो भक्ति काल के होते हैं, याद रखिएगा। जितने भी दास लोग हैं, नाभादास, तुलसीदास, सूरदास, सब जो है वो कौन से काल के? तो भक्ति काल के होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन को मैं देखिए, हाँ अब देखिए आपको दिख रहा होगा अच्छा से। अब बताइए क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क जो होता है, क से हम लोग क्या बोलते हैं? तो क से हम लोग क बोलते हैं। क ख ग घ का पूरा लेटर क ख ग और घ यहाँ पर याद रखिएगा, और अंग। क ख ग घ का पूरा लेटर बच्चों हम लोग क से बोलते हैं, याद रखिएगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ से हो जाएगा। क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से हो जाएगा। क से क याद रखिए, क से कंठ याद रखिए। क से क वर्ग और क से कंठ याद रखिए। इस प्रकार से चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि शिव पूजन सहाय। जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही ट्रिक बताया था कि शिव की पूजा हम लोग कैसे करते हैं, तो प्लॉट पर हम लोग करते हैं किसकी पूजा? भगवान शिव की पूजा करते हैं। और यहाँ पर पूछा क्या गया है कि शिव पूजन सहाय का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसको कैसे याद करेंगे हम लोग? तो शिव पूजन सहाय, यानी कि शिव की पूजा के बाद हम लोग क्या करते हैं? तो प्रसाद बांटते हैं, यानी कि भोज करते हैं। जब भी किसी भगवान की पूजा होती है उसके बाद भोज होते हुए आप देखते होंगे। और भोज से याद रखिए आप लोग, भोजपुर का क्या याद रखना है आपको? भोजपुर याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पर सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखते चलिए, चूंकि आपका एग्जाम जो है 1 तारीख को है। एग्जाम कब है? तो 1 तारीख को है। और अच्छे से पढ़ते चलिए ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए रैदास के प्रभु कैसे है? रैदास के प्रभु जो है वह कैसे है? तो वह हो जाएगा निर्गुण, क्योंकि वह जो है रैदास जो है यह मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। यह ईश्वर को निराकार, जिसका कोई आकार न हो, वह मानते थे। इसलिए इनको निर्गुण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। और चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? तो आपको जहां तक मुझे लगता है यह जरूर याद होगा कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। कौन कौन सी होती है? तो स्वर में होता है 11, व्यंजन में होता है 39, और 2 होते हैं अयोगवाह। सबको मिला दीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 52 आ जाएगा, याद रखिए। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? मुंशी जी के जो बड़े भाई है वह थे दरोगा। क्या थे? दरोगा थे, याद रखिएगा। कहानी का प्लॉट जो चैप्टर है आपका उसी में यह आया है कि मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस में दरोगा थे, जिनकी कमाई से घर में खूब शान शौकत मिलती थी। याद रखिएगा सब चीज उन्हीं के पैसों से वहां पर होती थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला नंबर क्वेश्चन को कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि मंजन क्या है। यहाँ पर मंजन के प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मंजन के प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो यहाँ पर जल्दी से बता दीजिए, पद्मावत, मधुमालती, या फिर मृगावती, या फिर रामचरितमानस। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है मधुमालती। क्या हो जाएगा राइट आंसर?
मधुमालती यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुमालती यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय का संधि विच्छेद का सही क्या है। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यालय का संधि विच्छेद होता है विद्या जोड़ आलय। विद्या जोड़ आलय यहाँ पर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से ऐसे आपको लिखा मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ, पहले थोड़ा सा गड़बड़ा गया यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से। थोड़ा सा माउस से लिखने में प्रॉब्लम होता है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिखा मिलेगा, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय यहाँ पर हो जाएगा विद्यालय आपका। लेकिन यहाँ पर यह टाइप में थोड़ा सा द हो गया है, फिर भी यहाँ पर ये भी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए भी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि द में जो है थोड़ा सा ये दिया है, इसी से विद्या बनता है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा पाठ के लेखक कौन है? भारत के पुरातन विद्यापीठ जिसे हम लोग नालंदा के नाम से जानते हैं, उसके लेखक कौन है? उसके लेखक है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। वही जो हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने ही लिखा था इस चैप्टर को। चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को हम लोग राइट आंसर लगाते हैं। और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी मैंने पूरा का पूरा एक वीडियो बना दिया है, वो भी एआई के माध्यम से आप पूरा का पूरा देख सकते हैं, तो जरूर जाकर देखिएगा। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, हाँ, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु पूछा जाए तो यहाँ पर क्या गुरु नानक होंगे, गुरु अंगद होंगे, गुरु अर्जुन देव, या फिर गुरु गोविंद सिंह? यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 10वें गुरु के बारे में यहाँ पर बोला जा रहा है, इसलिए गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा राइट आंसर दिया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन जो कि है 12वां नंबर क्वेश्चन के स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? स्वागत जो शब्द है उसमें कौन सा संधि है? तो वह देखिए, स्वागत का संधि विच्छेद कीजिए, क्या होगा? सुजोड़ आगत। क्या हो जाएगा? सुजोड़, सुजोड़ आगत, सुजोड़ आगत यहाँ पर आपका आएगा, याद रखिएगा, सुजोड़ आगत इस प्रकार से। तो यह कौन सा संधि विच्छेद होगा, जल्दी से बताइए। जब भी उ और आ मिलता है, या फिर अगर ऐसा समझ में ना आए तो देखिए, जब भी व के पहले आधा कुछ हो या फिर य के पहले कुछ आधा हो, तो वह हमारा होता है यन संधि। कौन सा संधि? यन संधि। जब भी किसी वर्ड का जो दूसरा स्थान व हो या य हो और उसके पहले का जो अक्षर है वह आधा हो, तो याद रखिएगा वह हो जाएगा यन संधि। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह बिहार में स्थित है, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण केंद्र था शिक्षा का, जिसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते हैं आज, कैसे उनको बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। और यह बिहार के राजगीर में स्थित है, तो एक बार इसे आप चाहे तो जरूर जाकर भी देख सकते हैं। घूमने का बहुत ही अच्छा जगह है यार। देखिए गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह जिनका जन्म हुआ था पटना साहिब। कहाँ हुआ था? पटना साहिब, बिहार की राजधानी पटना में उनका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए संज्ञा के कितने भेद है? जब भी आपको संज्ञा के भेद याद ना रहे तो याद रखिएगा कि अपने एक हाथ की उंगलियां देख लीजिएगा। देखिए जल्दी से कि आपके एक हाथ में कितने उंगलियां है? 5 है, इसलिए 5 हमारा राइट आंसर। कौन कौन से संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। इसके बारे में भी अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो एक बार कमेंट कीजिएगा, मैं आपको डिटेल में पूरा अच्छी तरीके से ट्रिक के साथ पढ़ा दूंगा संज्ञा। देखिए लाल पान की बेगम कहानी के कहानीकार कौन है? लाल पान की बेगम यह एक कहानी है और इसके कहानीकार के बारे में पूछा जा रहा है, तो वह हमारा राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु, या फणीश्वर नाथ रेणु की द्वारा, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, जो कि है लाल पान की बेगम। अब देखिए रुको बच्चों कविता के रचयिता कौन है? रुको बच्चों एक कविता है जिसके लेखक यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो देखिए जब भी आप बोलेंगे रुको बच्चों, तो मतलब जोश में कोई भी व्यक्ति बोलेगा, एकदम जोश में, रुको बच्चों, आओ बच्चों, इस प्रकार से जोश में बोलता है। उसी से याद रखिए राजेश जोशी। किसने लिखा था? राजेश जोशी ने लिखा था, याद रखिएगा। इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं।
अब देखिए कि गंगा शब्द में कौन सी संज्ञा है। गंगा जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है, जल्दी से बताइए। तो केवल अगर बोल देता नदी, क्या बोल देता, अगर बोल देता कि नदी कौन सी संज्ञा है, तो नदी होता जातिवाचक, लेकिन बोला गया है यहाँ पर गंगा, यानी कि नदी के नाम को बताया गया है, इसीलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, कि बिरजू की मां ने किसे लाल पान की बेगम कहा है। तो बिरजू की मां ने किसे लाल पान की बेगम कहा है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। कमेंट आपका खुला है, बिल्कुल जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो वह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जंगी की पुतोह को कहती थी, किसको, जंगी की पुतोह को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि मेरा ईश्वर कविता के कवि कौन है। यहाँ पर मेरा ईश्वर जो कविता है इसके कवि कौन है, तो इसको याद करने का भी ट्रिक बहुत ही अच्छा मैंने बनाया है, जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए ईश्वर की लीला, ईश्वर की जो लीला है यह कोई भी नहीं समझ सकता, और ईश्वर की लीला जो है वह बिल्कुल अपरंपार है। इससे आप लोग याद रखिए, लीलाधर जगुरी, किसने, मेरा ईश्वर के लेखक कौन हो जाएगा, लीलाधर जगुरी। यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम जो है इसके भेद कितने होते हैं, तो आपने जब भी पढ़ा होगा तो संज्ञा के बाद सर्वनाम को पढ़ा होगा। ये आपको मालूम होगा कि संज्ञा के बाद हम लोग सर्वनाम को पढ़ते हैं। जब संज्ञा के 5 भेद है, जैसा मैंने आपको ट्रिक बताया था कि संज्ञा जब भी पढ़ना हो तो अपने हाथ की उंगलियां देख लीजिए, 5 होगा। तो 5 होता है जैसे संज्ञा, उससे एक कदम आगे, जैसे संज्ञा के बाद आप सर्वनाम पढ़ते हैं तो उससे एक कदम आगे होता है सर्वनाम, इसलिए इसमें 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद, तो 6 भेद होते हैं। देखिए अष्टावक्र पाठ के लेखक कौन है बच्चों, जल्दी से बताइए कि अष्टावक्र पाठ के लेखक। तो अष्टावक्र का मतलब होता है 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा, यही इसका मतलब होता है। लेकिन बोला जा रहा है कि अष्टावक्र पाठ के लेखक कौन है यहाँ पर, तो वह हम लोग लगा देंगे यहाँ पर क्या, तो अष्टावक्र के लेखक यहाँ पर हम लोग लगाएंगे विष्णु प्रभाकर। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए अष्टावक्र, अष्टावक्र मान लीजिए कोई टेढ़ा मेढ़ा है, उसको ठीक कौन करेगा, भगवान विष्णु करेंगे। कौन करेगा यहाँ पर, तो भगवान विष्णु करेंगे। इसमें भी एक विकलांग लड़का का चर्चा हुआ, अष्टावक्र शायद आपने पाठ पढ़ा होगा। तो इसमें एक अष्टावक्र नाम का एक गरीब और विकलांग लड़के की कहानी बताई जाती है। तो विकलांग लड़का है तो इस पर भगवान ही तो दया करेंगे ना, तो इसलिए विष्णु जी करेंगे। विष्णु जो है उन पर प्रभाव डालेंगे अष्टावक्र पर, इसी से इनका नाम याद हो जाता है अष्टावक्र प्रभाकर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, मैं आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन याद होते जा रहे होंगे, और इससे भी ज्यादा कब याद होंगे जब आप कमेंट कीजिएगा। देखिए कवि रैदास के अनुसार भगवान और भक्त का संबंध कैसा है। कवि रैदास के अनुसार जो है भगवान और भक्त का संबंध एक कैसा है, तो आपने देखा होगा एक बड़ा ही अच्छा लाइन है कि तुम चंदन नहीं पानी। यहाँ पर क्या होता है, देखिए उनकी एक प्रसिद्ध लाइन मैं पहले आपको बता रहा हूँ, फिर आप समझिएगा। देखिए उनकी एक प्रसिद्ध पंक्ति थी कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यानी कि आप चंदन हो और हम है पानी। इसी से याद रख लीजिए, चंदन और पानी का संबंध होना चाहिए भगवान और भक्त में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के भेद पूछा जा रहा है, जो कि याद कैसे करेंगे, क्योंकि कई लोगों को याद नहीं होते। तो देखिए विशेष बी 1 या 2 या 3 या 4, यह 4 अक्षर का शब्द है, इसलिए 4 भेद होते हैं। विशेषण कितना अक्षर, 1 2 3 4, 4 अक्षर का शब्द है, इसलिए 4 भेद होंगे। याद करने का मैं आपको नया नया ट्रिक दे रहा हूं, ताकि आपको याद करने में परेशानी न हो। चलिए देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, जो कि क्या है, अष्टावक्र क्या बेचता था। तो अष्टावक्र जो है वो खोमचा बेचता था, यानी चाट पकौड़ी को बेचता था। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए कि मंझन ने प्रेम को कैसा बताया। मंझन ने प्रेम को कैसा बताया, यहाँ पर यही हमसे पूछा जा रहा है। तो मंझन ने प्रेम को कैसा बताया, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ
पहले समझिए, कवि जो मंझन थे वो अपनी रचनाओं में ईश्वर और इंसान के बीच के प्रेम को दुनिया का सबसे अनमोल चीज बताते थे। अब अनमोल कैसे, यह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सच्चा प्रेम जो होता है वह किसी भी मूल्य से नहीं खरीदा जा सकता। सच्चा प्रेम, प्रेम जो है क्या किसी भी मूल्य से खरीदा जा सकता है? नहीं। तो अगर किसी उसका उसके मूल्य से ना खरीदा जा सके उसे क्या कहते हैं? अमूल्य कहते हैं। तो मंझन ने प्रेम को कैसा बताया? तो अमूल्य बताया, जिसका कोई मूल्य ना हो। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, इस समास के मुख्य कितने भेद होते हैं? तो समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। चलिए देखते हैं अगले नंबर क्वेश्चन को। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अब देखिए, इसको बोलने में आपको एक अति लग रहा होगा, समास को कैसे याद करें, कई बच्चे पूछते होंगे। तो समास जब पढ़िएगा तो आपको बोलने में आएगा 6 मास। क्या आपको आएगा? समास से आप लोग 6 मास को रिलेट कीजिए। क्या करना है? तो 6 मास को रिलेट कीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको लिख रहा हूँ, 6 मास को रिलेट कीजिए। 6 मास यानी कि 6 याद रहेगा आपको, समास 6 मास, समास 6 मास, इसलिए 6 भेद। रिलेट करने का तरीका समझ लीजिए, आपको कोई भी प्रश्न याद हो जाएगा। देखिए, टोल्स्टॉय के घर में पाठ के लेखक कौन है? टोल्स्टॉय के घर में यह जो रचना है, इस पाठ के लेखक कौन है? तो जल्दी से बता दीजिए। तो वह हो जाएंगे राजकुमार। कौन हो जाएंगे? राजकुमार हो जाएंगे। इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह एक यात्रा वृतांत है, ये भी याद रख लीजिए आप लोग। गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना की? जल्दी से बताइए कि गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना की? तो उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने किसकी किस किस पंथ की स्थापना की? तो जल्दी से बता दीजिए, खालसा पंथ। खालसा पंथ ऑप्शन नंबर बी में जो कि दिया गया है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, नीलकंठ में कौन सा समास है? नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ, यह जो है इसमें कई बच्चे फंस जाते हैं क्योंकि इसमें कर्मधारय बहुब्रीहि दोनों है, इसलिए हम लोग राइट आंसर बी लगाएंगे। और क्यों लगाएंगे? तो देखिए, कर्मधारय क्या होता है, विशेषता बताता है कि नीला है कंठ, और बहुब्रीहि क्या है, जो किसी तीसरे का बोध कराता है। नीला है कंठ अर्थात भगवान शिव। तो इसलिए हमारा ज्यादातर आंसर जो मुख्य, अगर कर्मधारय और बहुब्रीहि अलग अलग हो तो बहुब्रीहि को आप लोग राइट आंसर लगाइएगा, क्योंकि इसमें मान्यता बहुब्रीहि की वही मिलती है। देखिए यहाँ पर के ग्राम गीत मर्म निबंध के लेखक कौन है? ग्राम गीत मर्म एक निबंध है, जिसके लेखक कौन है? इसके लेखककार के नाम पूछा जा रहा है। तो इसके लेखक हो जाएंगे लक्ष्मी नारायण सुधांशु। कौन हो जाएंगे? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि रुको बच्चों कविता में किस समस्या को उठाया गया? रुको बच्चों कविता में किस समस्या को उठाया गया? तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? बाल श्रम और सड़क दुर्घटना। क्या हो जाएगा? रुको बच्चों कविता में किस समस्या से उठाया गया? तो बाल श्रम और सड़क दुर्घटना। कवि राजेश जोशी ने इस कविता में बच्चों के लिए ही लिखा है कि किस प्रकार वह श्रम करते हैं, सड़क दुर्घटना के बारे में बताते हैं। देखिए, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा? तो देखिए, यथाशक्ति समास, यथाशक्ति जो है यहाँ पर वह हो जाएगा कौन सा? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जिस वर्ड के पहले यथा आ जाए, यथा आए, प्रति आए, मैं आपको और बता रहा हूँ, यथा आए, प्रति आए, प्रति, बे, बे आए, भर आए, आ आए, आ आए, अनु आए, अनु आए, तो यह कौन सा होगा? और हर आए, याद रखिएगा, हर आए। यह कौन सा समास होगा? इतना चीज जिसके शब्द के पहले आ जाए, इतना चीज वह हो जाएगा अव्ययी भाव समास। इसमें यथा आया है, इसलिए हमारा अव्ययी भाव समास। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को, टोल्स्टॉय कौन थे? तो टोल्स्टॉय जो है यहाँ पर वह हो जाएंगे कौन? तो यह एक प्रकार के रूसी लेखक थे। कौन लेखक? रूसी लेखक हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। लीलाधर जगुरी को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो देखिए, इसका भी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। लीलाधर जी जो है आकाश में चांद की लीला देख रहे थे, आकाश में चांद की लीला देख रहे थे,
इसीलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा अनुभव के आकाश में चांद। अनुभव के आकाश में चांद पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कई होते हैं। गगन, गगन होते हैं, यहाँ पर अंबर होते हैं, व्योम होते हैं, नभ होते हैं, सब चीज होते हैं, याद रखिए। चलिए देखते हैं अगला कि भारतीय चित्रपट सिनेमा के जनक किन्हें माना जाता है? भारतीय सिनेमा के जनक किसे माना जाता है? तो दादा साहब फाल्के को माना जाता है। किसको? दादा साहब फाल्के को माना जाता है। इन्हें 1913 में, इन्होंने 1913 में भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। कौन सी? तो राजा हरिश्चंद्र इन्होंने प्रथम फिल्म को बनाया था। देखिए मंझन किस शाखा के कवि है? मंझन जो है वह किस शाखा के कवि है? तो यह सूफी कवि है, प्रेम मार्गी। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, प्रेम मार्गी सूफी कवि। देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन है? तो कमल का पर्यायवाची जल्दी से बताइए। कमल का पर्यायवाची होता है पंकज। कमल का पर्यायवाची होता है क्या? पंकज हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नालंदा विश्व क्या है? नालंदा कितने वर्षों तक शिक्षा का केंद्र रहा? नालंदा जो है वो 700 वर्षों तक। कब? तो याद रखिए 5वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक यह एशिया का सबसे बड़ा शिक्षक केंद्र था, जहां जापान, कोरिया, तिब्बत, साउथ को मतलब अलग अलग जगहों से यहाँ पर लोग पढ़ने आते थे। चाइना से वेनसंग भी यहीं पर आए हुए थे पढ़ने, याद रखिएगा, सभी जगहों से। लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति जिसका नाम बख्तियार खिलजी था, वह इस पर आक्रमण कर देता है। और आक्रमण भी क्यों करता है? क्योंकि उसका इलाज जो है एक व्यक्ति ने कर दिया था वही के, और उससे वह इतना मतलब दुष्ट था कि उसे लगा कि यह कितना विद्वान है, और इसके पूरे विद्या को ही नष्ट कर दिया। चलिए देखिए कि गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा किस भाषा में लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा जो है वह किस भाषा में लिखे थे? तो उन्होंने लिखा था फारसी में। वह नीचे होगा इसका इसका ऑप्शन। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इसका याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह ने जफरनामा किस भाषा में लिखा था? फारसी में लिखा था। चलिए उसको बताते हैं यहाँ पर फारसी। हाँ यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी में हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा फारसी राइट आंसर, फारसी हो गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अमृत का विलोम शब्द क्या है? अमृत का विलोम शब्द क्या होता है? जल्दी से बताइए। विलोम मतलब उल्टा, उल्टा शब्द। अमृत में यानी कि अमृत का हो जाएगा क्या होगा? तो विष हो जाएगा। अमृत का हो जाएगा विष या फिर गरल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कि बिरजू के पिता ने मेले जाने के लिए क्या खरीदा था? बिरजू के पिता ने मेले जाने के लिए क्या खरीदा था? क्या बैलगाड़ी, ट्रैक्टर, साइकिल या फिर घोड़ा? जल्दी से बताइए। तो उन्होंने मेला जाने के लिए बैलगाड़ी को खरीदा था। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए निमोही शब्द का अर्थ क्या होता है? निमोही शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है? तो निमोही का निमोही नहीं है, निर्मोही होना चाहिए। यहाँ पर होना चाहिए निर्मोही, इस प्रकार से। तो देखिए निर्मोही शब्द का अर्थ होता है जो माया मोह से मुक्त हो, जिसे कोई भी मतलब माया मोह से कोई मतलब ही ना हो, इससे ही हम लोग क्या कहते हैं? निर्मोही कहते हैं। अब देखिए रात शब्द का विलोम क्या होता है? रात का होता है दिन, रात का दिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की जब सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो सब कुछ जानता है उसे हम लोग सर्वज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी उसे हम लोग कहते हैं सर्वज्ञ। अब देखिए आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ, सही अर्थ क्या है? आंखों का तारा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो वह हो जाना बहुत प्रिय होना। क्या? बहुत प्रिय होना। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है
9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा? भाग जाना। भाग जाना ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? कवि का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा कवित्री। क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत लज्जित होना। बहुत लज्जित होना ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर आपका पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है, 50 क्वेश्चन। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।